तो तुम्हारा स्वागत है 2025 के एक ब्रांड न्यू एनीमे सीरीज पर। अगर ये कोई मामूली इसेकाई एनीमे होता तो मैं बिल्कुल भी इसे एक्सप्लेन नहीं करता, बट ये इसेकाई एनीमे मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरा है और एक बार इसे चांस दो, क्या पता तुम्हारा फेवरेट इसेकाई एनीमे बन जाए। और हाँ, एक चीज पहले ही बता दूं कि ये एक वीकली एनीमे होगा, यानी कि इसके हफ्ते में एक एपिसोड आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। वो टाइम पास करने के लिए एक फैंटेसी गेम खेलता है। ये जो फैंटेसी गेम है ये हमारे मेन कैरेक्टर का फेवरेट गेम है और साथ में हम अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है टाकोटो ईरा। ईरा जो गेम खेल रहा होता है वो अचानक से ऊपर पहुंच जाता है। अगले सेकंड पे ईरा को महसूस होता है वो कहीं और जा रहा है। ईरा को समझ नहीं आता कि भाई चल तो चल क्या रहा है। के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है जो एक जंगल के बीच में होता है। के बाद हमें ईरा को दिखाया जाता है जो एक सिंहासन पर बैठा होता है, यानी कि टेलीपोर्ट के सीधा सिंहासन पर बैठ चुका है। ईरा अब सांस लेता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ की एयर बहुत ज्यादा फ्रेश है। तभी ईरा के सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर ईरा शॉक हो जाता है। उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है तुम मातो हो ना। इस पे आतो कहती है हाँ किंग, आपने सही कहा। ईरा अपने मन में सोचता है जब मैं बीमार था तो मैं एक गेम खेलता था, उस गेम का नाम है इंटरनल नेसल। ये एक डार्क फैंटेसी गेम था और इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटजी लगती थी। वो मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था और उस गेम में मेरा फेवरेट कैरेक्टर था आतो। ईरा आप अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ, आतो मुझे किंग कह रही है, क्या इसे लग रहा है कि मैं माइनोगुरो का राजा हूँ। ईरा अब यही सोच के काफी ज्यादा घबराने लगता है। आतो कहती है कि घबराओ मत किंग, आप वही पर्सन हो ना जिसने गेम की नाइटमेयर डिफिकल्टी को पास किया है। आपने इस डिफिकल्टी को ऐसे सिविलाइजेशन के साथ खत्म किया कि क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। उस सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन ऑफ रूइन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में माइनोगरा भी कहते हैं। आप एक लेजेंडरी प्लेयर हो जिसकी रैंकिंग टॉप पर है। फिर ईरा शौक हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। आतो कहती है कि मुझे हर एक चीज पता है, जो भी आप मुझे कहा करते थे, किस तरफ से आप कहते थे कि हम कितनी बार इस दुनिया को कब्जा करेंगे, किस तरीके से हमने गेम को कितनी बार कंप्लीट किया है, मुझे हर एक बिताया हुआ पल आपके साथ याद है। जिसके बाद ईरा कहता है क्या मैं हेवन में हूँ, क्या तुमने मुझे समन किया है। जिसपे आतो कहती है कि मैं भी यहाँ पर अचानक से आई हूँ और अगर बात करूँ इस जगह की तो ये हेवन नहीं है, ये शायद इंटरनल नेशन है, शायद ये एक मिरेकल है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं किंग आपके साथ मिल पाई। वो अब ईरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हम अपनी जर्नी को फिर से शुरू करें। हमें नहीं पता कि हम अभी कहाँ पर है, क्या हम अभी इंटरनल नेशन पर है या फिर आप जहाँ से आए हो उस दुनिया पर है। ऐसे सुनकर ईरा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये चल क्या रहा है, अगर मैं आतो के साथ हूँ तो मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। आतो कहता है कि चलो हम वही खुशहाल दिन वापस लेके आते हैं, चलो हमारे सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं, कैसा किंगडम बनाते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए हो। ये सुनकर आतो दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है और वो कहती है कि मैं आतो हूँ और मैं एक ऐसे सलज की बेट जो सलज पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, इससे मेरी बॉडी दिमाग और सब कुछ आपका होता है। ये सुनने के बाद ईरा कहता है कि ये असली में सुन के कितना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है एंड आतो भी इस पे एग्री करती है। इसके बाद ईरा कहता है तुम मेरी लौती सबऑर्डिनेट हो और तुम मेरी लाइट हैंड वुमेन भी हो, हमारी सिविलाइजेशन काफी ज्यादा इविल होगी। आतो तुम्हें पता है ना उसके लिए हमें क्या करना होगा। जिसपे वो दोनों कहते हैं हाँ हम दोनों छुपे रहेंगे। अगले सीन में ईरा एक स्काउट को बुला लेता है। ईरा उस स्काउट को ऑर्डर देता है कि जाओ एरिया को चेक करो। स्काउट काफी तेजी से निकल जाता है। ईरा अपने मन में कहता है कि मैं अपना विजन भी शेयर कर सकता हूँ स्काउट के साथ, एकदम गेम जैसा, और ऐसा करने में मुझे पूरा 100 माना लग गया। मेरे पास अभी 100 माना ही बचा है, अगर हमें अपना बेस बनाना है तो उसके लिए हमें 20 माना लगेगा। ये सुनकर आतो कहती है कि माना तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ईरा कहता है कि मैं एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ जो हमारे लिए लड़े, पर इतने माना में तो कुछ नहीं होने वाला। इस पे आतो कहती है कि मैं लड़ लूंगी, काश मैं ये कह पाती। ईरा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, हीरो की यूनिट और आतो वो टाइम के साथ ही पावरफुल बनेंगे और आतो की स्ट्रेंथ तो अभी 3 ही है कि हमारा किंगडम माइनोगरा काफी ज्यादा दिक्कत में है। अरे यार इतनी ज्यादा डिफिकल्टी क्यों है। कुछ समय बाद ईरा उस स्काउट के विजन में देखता है तो उसे काफी ज्यादा डार्क एल्फ देखने के लिए मिलते हैं। आतो कहती है यहाँ पर एल्फ है, यानी कि ये फैंटेसी दुनिया है। डार्क एल्फ जो होते हैं वो थोड़े से ही इविल होते हैं, यानी कि चिंता की कोई बात नहीं है। ईरा कहता है हमारे नीवर्स डार्क एल्फ्स हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, अगर कुछ होता है तो हम दोनों भाग जाएंगे, हमें वार नहीं चाहिए, मेरे किंगडम में पीस होना चाहिए। पर अचानक से यहाँ पर डार्क एल्फ्स की ग्रुप आ जाता है। डार्क एल्फ्स ईरा और आतो को देख के घबरा जाते हैं और ईरा और आतो भी डार्क एल्फ्स को देख के घबरा जाते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डार्क एल्फ का ग्रुप का जो हेड है उसका नाम जिया है। साथ ही कहते हैं हमें इधर से भाग जाना चाहिए, जिसपे हम क्या ही कर सकते हैं, हमें अपनी जगह से ही भगा दिया गया। अगर हम खाना नहीं लेके आते हैं तो जितने भी बच्चे हैं वो
सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिया के ग्रुप में एक लड़की बोलती है कि इससे आगे जो जगह है कर्स लैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पर एक इविल चीज को सील करके रखा गया है। इसमें जिया नहीं मानता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस र्यूमर्स है। जब थोड़ी और आगे जाते हैं तो उसे ईरा की खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। वो तो ईरा को सही से देख भी नहीं पा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी है, इतनी ज्यादा इविल, अगर मैंने कुछ बुरा कर दिया तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। इसलिए वो उधर जाके अपना सर नीचे कर देते हैं। या बोलता है कि मैं डार्क एल्फ हूँ माजराम क्लैन का, मेरा नाम जिया है और मैं एक हेड वॉरियर हूँ। मुझे पता है कि ये आपकी टेरिटरी है तो मुझे माफ करना, मैं बिना बताए इस फॉरेस्ट में आ गया। तो कहती है आखिरकार तुम्हें किस कारण की वजह से इधर आना पड़ा। जिया बोलता है कि हम लोगों को हमारे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए मैं इधर आ गया। जिया बताता है कि हम लोगों को मारा जाता था इसलिए हम भाग गए और हमारे पीछे लोग थे इसलिए आधा खाना अपने साथ नहीं ला पाए, क्योंकि हम कम खाना लाए थे इसलिए हमारा खाना खत्म हो गया, हम काफी दिन से भूखे हैं। जिया याद करता है कि उन लोगों को कैसे वहाँ पर मारा जाता था। जिया अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार हमने गलत किया तो किया था, लोगों को इसकी सजा ऐसी मिल रही है, मैं तो बस शांति चाहता था। ये सब सुन के जिया को उसके ऊपर तरस आ जाता है। जिया उसकी तरफ काफी सारे एप्पल देता है और कहता है ये तुम्हारे। जिया एप्पल खाने में हिचकिचा रहा होता है लेकिन उसके बाकी साथी एप्पल खा भी चुके होते हैं। वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। हीरा और भी एप्पल्स देता है लेकिन जिया उन्हें खाने का नाम नहीं लेता। इस पे आतो गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे किंग तुम्हें ये सब दे रहे हैं लेकिन तुम ये नहीं खा रहे, यानी कि तुम मेरे किंग की डिसरेस्पेक्ट कर रही हो। तो जिया बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मैं ये खा लिया तो मेरे और भी ट्राइब के जो मेंबर्स हैं वो क्या खाएंगे। इनमें से काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा भूखे। हीरा को जिया के ऊपर रहम आ जाता है और वो काफी सारे फल और सब्जी दे देता है। इस पे आतो गुस्सा हो जाती है, आखिरकार तुम ये क्या कर दिए, तुमने अपना बेकार में माना खर्च कर दिया। एंड हमारा सीनशिप होता है और हमें डार्क एल्फ की कम्युनिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया खाना लेके पहुंच जाता है और नेक्स्ट सीन पर ये सब खाना पका के खा रहे होते हैं। एक लड़की जिया से बोलती है कि आखिरकार ये खाना तुम कहाँ से लाए, जिसपे जिया झूठ बोलता है और कहता है कि ये खाना मुझे आगे जाके एक पेड़ पर मिल गया। तो हमारा सीनशिप होता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर ईरा एक कैंपफायर के पास बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक एल्डर आ जाता है, उसे हम ग्रैंडपा कहेंगे। ग्रैंडपा जिया से कहता है कि तुम जो फूड लेके आए थे वो लाजवाब था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे फल कभी नहीं खाए थे। इस पे जिया बोलता है कि हाँ ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि ऐसे फल इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। जिया को परेशान देख ग्रैंडपा कहते हैं आखिरकार क्या हुआ। तो जिया बताता है कि मुझे फॉरेस्ट के अंदर एक लेजेंडरी बंदा मिला, उस बंदे के बारे में कहानी में सुना था कि उसे सील कर दिया गया है। ग्रैंडपा चौंक जाता है और कहता है यानी कि तुम रूइन के किंग से मिले। ग्रैंडपा कहता है कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी तभी किंग ऑफ रूइन आएगा और इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, फिर शुरू होगी एक नई दुनिया। नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है। ग्रैंडपा पूछता है क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया, जिस पे रिया बोलता है नहीं तो, और रिया बताता है कि उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी बातें हमें बता रही है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम जिस आदमी से मिले हो रूइन का किंग है या फिर कोई और, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन अच्छा होगा। खाना खाने के बाद मेरे अंदर माना आ चुका है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये फॉरेस्ट पूरा एबनॉर्मल है। कहता है कि तुम्हें जो फल दिया तुम उसके बदले कुछ दिए क्या उसे। इस पे रिया कहता है नहीं। ग्रैंडपा कहता है कि तुम ही सोचो, एक इविल पर्सन अपना बिना फायदा देखे भला दूसरे की हेल्प क्यों करेगा। इस पे रिया कहता है दरअसल उसे हमारे पर सिंपैथी आ गई होगी और हमारी मदद की। ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं एक इविल पर्सन कभी भी सिंपैथी नहीं दिखाता है। ये सुनकर रिया भी गुस्सा में आ जाता है और कहता है देखो उसने हमारी मदद की, उसने हमारी जान बचाई है खाना देकर और हम उसी की इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम समझो हम यहाँ पर एक इविल पर्सन की बात कर रहे हैं। ये सुनकर जिया कहता है तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए था उधर। ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं मुझे भी नहीं पता। ग्रैंडफादर रिया से माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं उस किंग से नेगोशिएशन करूंगा, तो उस किंग से मैं बात करूंगा। डार्क एल्फ का चीफ होने के नाते मैं वो बंदा हूँ जिसने 2 सेंचुरी तक जिया है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो अगले सीन में हमें आतो को दिखाया जाता है जो ईरा से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, अपना मुंह फुलाए खड़ी होती है। आखिरकार तुमने अपना बेकार में माना क्यों वेस्ट किया। जिसपे ईरा कहता है कि मुझे उन लोगों पे चिंता होने लगी थी, अगर तुम अपना माना ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, तो हमारा किंगडम शुरू भी नहीं हुआ। ईरा बार बार आतो से माफी मांगता है लेकिन आतो अपना मुंह फुलाए बैठी है। ईरा कहता है ठीक है तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन गुस्सा होना बंद करो। ये सुनकर आतो कहती है कुछ भी मांगना तो सही नहीं रहेगा, कुछ भी मांगूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। जिसपे ईरा कहता है नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुनकर आतो कहती है माफ करना मैं आपके ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो गई, जब ऐसे ही गुस्सा था तो फिर गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। आप एक राजा हो, आपका डिसीजन सर आंख ऊपर, जो करना चाहे वो कर सकते हो, आगे से जो कमांड आप दोगे मैं वही करूंगी। ईरा कहता है मैं उन डार्क एल्फ के साथ बात नहीं कर पा रहा था लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ। कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं बाकी सबके साथ बात नहीं कर पाता। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो देखकर आतो उसे शांत कराने लगती है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष होता है। वैसे मुझे बताना कि ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। इसका एपिसोड 2 भी रिलीज हो चुका है, जिसे मैं काफी जल्द एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो काफी अच्छी थी एनीमे, चाहे वो बात प्लॉट ट्विस्ट की हो या फिर स्टोरी की। इस पूरे एपिसोड में एक्शन से ज्यादा बातचीत हुई है। इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलूंगा स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उधर। तब तक के लिए आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायूनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।